नमस्कार। हिंदी कहानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लीजिए, प्रस्तुत है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय द्वारा लिखित बांग्ला उपन्यास गोसाई बागान का भूत। अध्याय 1। वार्षिक परीक्षा में गणित के पर्चे में सिर्फ 13 नंबर पाकर बुरून बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया गया। जहां उसे इतिहास में 80, बांग्ला भाषा में 65 और अंग्रेजी में 60 नंबर मिले थे, वहां गणित में सिर्फ 13। हेडमास्टर सचिन सरकार बरिसाल के रहने वाले थे। वे जितने रौब दाब वाले थे उतने ही क्रोधी थे, मगर वे अपने विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं पीटते थे। लेकिन अपने कमरे से निकलकर उनके बरामदे में खड़े होते ही स्कूल में सुई गिरने की आवाज़ सुनाई देने वाला सन्नाटा छा जाता था। अपने स्कूल के हर विद्यार्थी को वे अच्छी तरह जानते थे। उन सब के नाम धाम, आचार व्यवहार, स्वास्थ्य वगैरह की सारी बातें उन्हें मुँह जबानी याद रहती थीं। परीक्षा फल निकल जाने के बाद उन्होंने बुरून को बुलाकर कहा, जिस लड़के को गणित नहीं आती वह बड़ा होकर क्या बनता है जानते हो? बेहिसाबी, खर्चीला और अव्यावहारिक। गणित की शिक्षा आदमी की नींव को मजबूत करती है, मन को निर्मल बनाती है और विचार शक्ति को स्पष्ट। बेकार की भावुकता में कमी आती है। इसलिए जो लड़का गणित की पढ़ाई में मेहनत नहीं करता उसे मैं अच्छा लड़का नहीं समझता। घर लौटने के बाद पिताजी ने बुरून को अपने कमरे में बुलाया। वे बहुत गंभीर व्यक्ति थे। अच्छे डॉक्टर होने के कारण वे बड़े लोकप्रिय थे, इसलिए व्यस्तता काफ़ी थी। अपने बच्चों की खोज खबर लेने का भी उन्हें समय नहीं मिलता था। कहा जाए तो अपने बच्चों से वह बहुत कम बातचीत करते थे। ज़रूरत न पड़े तो लगातार 7-8 दिनों तक वे किसी से बात नहीं करते थे। इसलिए बुरून और उसके भाई बहन अपने पिता को एक रहस्यमयी व्यक्ति समझते थे। उनके सामने पढ़ने से वे कतराते थे। बुरून जब अपने पिताजी के कमरे में गया तब वे खिड़की के पास रखी आराम कुर्सी पर बैठे थे। वे अपने कपड़े वगैरह पहनकर गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर तैयार थे, यानी अब वे रोगियों को देखने के लिए निकलने ही वाले थे। बुरून के कमरे में घुसते ही पिताजी ने हाथ बढ़ाकर कहा, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ। बुरून के डरते डरते एक तहाया हुआ कागज़ देते ही उसके पिताजी अपने माथे पर बल डालकर खींचते हुए उसके नंबरों को देखने लगे। इसके बाद उस कागज़ को लौटाते हुए बोले, मैं भी अपनी पढ़ाई के समय गणित में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 80 नंबर भले ही न मिलते, 40-50 मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बुरून की निगाहें नीची हो गईं। पिता ने उठते उठते कहा, कल से कराली मास्टर साहब के यहाँ गणित की पढ़ाई के लिए जाना शुरू कर दो। वहाँ तक रोज़ पैदल जाओगे और पैदल ही वापस लौटोगे। कराली मास्टर साहब वहाँ से 2.5 मील दूर कमार डांगा में रहते थे। वे रोज़ वहाँ से साइकिल पर स्कूल आते थे। गणित के अध्यापक के रूप में उनका खूब नाम था। कहा जाता है कि वे खाना खाने के बाद बैठे बैठे उसी जूठी थाली में अपनी उंगली से गणित लगाया करते थे। गणित के बड़े बड़े सवालों का सपना देखते थे। लोग जिस तरह कहानी उपन्यास की किताबें पढ़ते हैं, कराली सर ठीक उसी तरह गणित की किताबें पढ़ते थे। लोग जिस तरह दुख की कहानियाँ पढ़कर रोते हैं, हंसी की कहानी पढ़कर हंसते हैं, भूत की कहानी पढ़कर रोमांचित होते हैं, कराली सर भी उसी तरह गणित की मोटी मोटी किताबें पढ़ते पढ़ते कभी ठठाकर हंस पड़ते, कभी रोते रोते अपने आंसू पोंछने लगते और कभी गणित का सवाल देखकर डर से सिहरकर राम 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 करने लगते। मगर वे स्वभाव के बड़े भुलक्कर थे। अपने विद्यार्थियों में से किसी का नाम उन्हें याद नहीं रहता था। किसी के घर में दावत खाने के बाद अगर कोई उनसे पूछता, कराली बाबू रोहू मछली कैसी बनी थी? जवाब में कराली सर चकित होकर पूछते, रोहू मछली? खाने में रोहू मछली भी थी क्या? एक बार खीर खाने के बाद डकार लेकर कहा था, वाह बहुत बढ़िया दही थी, इतना मीठा दही मैंने कभी नहीं खाया। गणित के इतने प्रसिद्ध प्राध्यापक होते हुए भी कराली बाबू हिसाब किताब के मामले में बड़े कच्चे थे। 1.25 रुपये किलो करेले की 250 ग्राम की कीमत के हिसाब से वह बाज़ार में सब्जी खरीदते समय किसी भी तरह
तरह भी नहीं लगा पाते थे, हिसाब किसी भी तरह नहीं लगा पाते थे। आखिर में परेशान होकर वे उस दुकानदार से ही कहते, भैया तुम ही हिसाब लगाकर पैसे बता दो, मैं इसमें थोड़ा कमज़ोर हूँ। रोज़ 2.5 मील पैदल चलकर कराली सर से गणित सीखने की बात पर बुरुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बात को शायद समझकर ही पिताजी ने कहा था, बिना तकलीफ़ उठाए आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम लोग सुख सुविधा में पले हो, इसलिए सब कुछ बड़ा आसान लगता है। खुद रविंद्रनाथ इतने धनी आदमी के संतान होते हुए भी नौकरों के बीच पले बढ़े। अपनी सुख सुविधाएं, मनोरंजन वगैरह भी आज से ही खत्म समझो। अब से तुम्हारी तकलीफ़ों के दिन शुरू होंगे। गणित की पढ़ाई के लिए तुम्हें रोज़ 5 मील पैदल जाना और आना पड़ेगा। यह हुई पहली तकलीफ़। इसके बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे ही और तकलीफ़ें आएंगी, तैयार रहना। इतना कहकर पिताजी चले गए। रून को गणित में 13 नंबर मिलने के बाद से घर में सभी मुंह फुलाए रहते थे। कोई भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। माँ तो करती ही नहीं थी। छोटा भाई और बहन गुरून और बेली भी उससे कटे कटे रहते। बुरून ने एक बार बेली को अपनी पीठ खुजा देने के लिए कहा था। बेली ने तड़ से जवाब दिया था, तुमसे ज़्यादा बातें करने के लिए पिताजी ने मना किया है। तुम दीवारों से अपनी पीठ रगड़ लो, खुजली ठीक हो जाएगी। बुरून समझ गया घर वाले उसकी उपेक्षा करने लगे हैं। परीक्षाओं के बाद अभी स्कूल बंद ही चल रहा था। बुरून को दिन भर बड़ा अकेलापन सताता। अपने साथियों के साथ ज़्यादा मिलने जुलने से उसे रोक दिया गया था। सिर्फ शाम को उसे खेलने के लिए 1.5 घंटे तक की छूट मिली थी। इसलिए बुरून का मिजाज बेहद उखड़ा हुआ रहता था। घर में दादाजी ही उससे पहले जैसे व्यवहार करते थे, प्यार भी करते, लेकिन उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने का कोई उपाय नहीं था। वे दिन रात वैद्यक की दवाई बनाने में व्यस्त रहते थे। वे वैद्यक में धातव और भेषज दोनों तरह के इलाज करते थे। वे दिन रात हीरा भस्म, मुक्ता भस्म, स्वर्ण सिंदूर बनाते। मैदानों जंगलों से बेल की जड़, कंटक ककारी, खानकुनी और भी न जाने किस तरह के पत्ते इकट्ठा करते। इसके बाद उन सब से दवाई तैयार करते। एलोपैथी चिकित्सा से वे बड़े चिढ़ते थे और इस मामले में वे अपने डॉक्टर बेटे को तुच्छ समझते थे। शाम के वक्त जब उनके बाजार वाली दुकान में बूढ़ों की महफिल बैठती, तब वे मौका पाते ही उनसे यह बात कहना नहीं भूलते थे, भला भेलू भी कोई डॉक्टर है? अभी तक उसे नाड़ी देखना नहीं आया। घर में बुरून आजकल बड़ा अकेलापन महसूस करता। गणित में 13 नंबर पाना क्या होता है, इसे वह रग रग में समझ रहा था। दोपहर को घर में खामोशी छाई हुई थी। पिताजी किसी रोगी को देखने कस्बे से बाहर गए हुए थे। माँ, बेली और बुरून सो रहे थे। दादाजी और घर का नौकर शिबू आंगन में बैठकर खरल में भांग की सूखी पत्तियां कूट रहे थे। घर का परचा हुआ नेवला इधर उधर घूम रहा था। अपनी पालतू मैने के पिंजरे के पास जाकर बुरून जैसे ही खड़ा हुआ, मैना चहचहाने लगी। बुरून को मिला है गणित में 13, बुरून को मिला है गणित में 13, बुरून को मिला है गणित में 13। बुरून चौंक गया। मैना को यह बात किसने सिखाई? मैना सचमुच बड़ी चतुर थी। कोई भी बात 2-4 बार सुनते ही वह उसे याद कर लेती थी। जरूर बुरून को चिढ़ाने के लिए ही बीच में किसी ने मैना को यह बात रटा दी होगी। पूरी तरह अपमानित होने में अब क्या रही क्या गया था। आजकल बुरून को अपने कपड़े भी खुद साफ करने पड़ते थे। अपने जूठे बर्तन तक खुद धोने पड़ते थे। इसके अलावा अपने जूते पालिश करना, अपना बिस्तर बिछाने और मसहरी लगाने, अपने पढ़ने वाले कमरे में सुबह शाम झाड़ू लगाने जैसे काम भी उसे खुद ही करने पड़ते थे। घर में अपने भाई बहनों या नौकरों को पर वह किसी भी काम के लिए हुक्म नहीं चला सकता था। यह सब अपमान किसी तरह सहा जा सकता था, लेकिन घर की पालतू चिड़िया के मुंह से अपने 13 नंबर पाने की बात सुनकर वह गुस्से से बौखला गया। वो काफ़ी देर तक उस मैना को घूरता रहा। इसके बाद किसी से बिना कुछ बताए वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जाड़े की दोपहर थी। गुनगुनी धूप फैली हुई थी। मोहल्ले के मैदान में बुरून अपनी
खोया हुआ पैदल चलता अपने में खोया हुआ पैदल चलता चलता उस छोटे से कस्बा नुमा शहर से बाहर निकलकर एकदम गोसाई डकैत के बागान में पहुंच गया। अध्याय 2। गोसाई डकैत की बगिया या गोसाई बागान एक विशाल जंगली इलाका था। उस जंगल में एक खंडहर था, एक बहुत बड़ा ताल था, जंगली बेर तथा करौंदे के असंख्य पेड़ थे। ऐसे बढ़िया बेर और कहीं नहीं होते थे। देखने में वे मटर के दानों की तरह लगते, पर स्वाद में बड़े मीठे थे। मगर उस जंगल में इतने सांप बिच्छू, खुजली वाले बिच्छू पौधे और कटीले झाड़ झंकार थे कि उन जंगली बेरों को खाने के लिए वहाँ कोई नहीं जाता था। वे सब बेर चिड़ियों के पेट में ही चले जाते। जो पेड़ जंगल के बाहरी हिस्से में थे उनमें फल लगते न लगते झुंड के झुंड लड़के आकर उन्हें साफ कर जाते। चूँकि झाड़ियों के उस घने जंगल में ज़्यादा लोग नहीं जा पाते थे, इसलिए पोखर की दक्षिण दिशा के पेड़ों में लगने वाले बेर वैसे ही पड़े रहते थे। बेरों का मौसम बीत जाने के बाद जमीन पर गिरे बेरों से नए नए पेड़ पैदा हो जाते थे। इस तरह जंगल बढ़ता जा रहा था। बुरून का मन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था और मन उखड़ा होने पर कुछ उल्टा पुल्टा करने की इच्छा होती है। जैसे इस वक्त बुरून की इच्छा कर रही थी कि किसी तरह उसे उस दुर्गम जगह पर पहुंचकर वहां के वीराने में कुछ देर गुमसुम बैठा रहे और जंगली बेर खाए। अगर सांप बिच्छू काट भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि वो मर जाएगा। इस वक्त उसका मरना ही अच्छा है। अगर बिच्छू का पत्ता लगता हो तो लगे। जिस अपमान की आग में वह जल रहा था, उस जलन से भला बिच्छू पत्ते की जलन कितनी ज़्यादा होगी। इसी उदासी में बुरून जंगल में घुसा। वहाँ घुस जाने के बाद उसकी समझ में आया कि ये दुर्वेद जंगल को पार करके जंगली बेर की झाड़ियों तक पहुँच पाना लगभग असंभव है। कांटों और खुजली वाले बिच्छू पत्तों की वह भले ही परवाह न करें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो चाहिए ही। वह जिधर से भी जाने की कोशिश करता, उधर ही झाड़ियाँ और पेड़ों की पतली पतली डालियाँ हाथ बढ़ाकर उसका आगे बढ़ना रोक देती। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका टार्जन की तरह एक बड़े पेड़ पर चढ़कर उसकी एक शाखा को पकड़कर पेंग लगाकर दूसरे पेड़ पर, फिर वहाँ से तीसरे पेड़ पर होते हुए इसी तरह आगे बढ़ना था। ऐसा करते हुए अगर वह गिर भी पड़े तो कोई परवाह नहीं, वह चोट उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगी, बल्कि तभी शायद उसके घर वाले महसूस करें कि उन्होंने बुरून का कितना दिल दुखाया है। पेड़ पर चढ़ने में बुरून उस्ताद था। एक सीरीस के पेड़ पर वह बंदर की तरह चढ़ गया। जमीन के समानांतर एक मोटी डाली पर थोड़ा पैदल, थोड़ा घुटनों के बल चलते हुए उसने एक कदम की डाल पकड़ ली। बुरून जमीन से 30 हाथ की ऊंचाई पे था। इसी तरह आगे बढ़ने में बुरून को खास कठिनाई नहीं हो रही थी। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ जाड़े की ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ सिंदूरी धूप छाई हुई थी। पेड़ों के झुरमुटों में असंख्य चिड़ियाँ और पतंगों के उड़ने का शोर था। पेड़ की डालों से हाथ पैरों की चमड़ी छिल जाने के कारण जलन हो रही थी। एक नीम के पेड़ पर बैठकर बुरून ने थोड़ा आराम किया। इसके बाद फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा। कड़ी मेहनत के कारण इस जाड़े में भी वह पसीने पसीने हो गया था। वह जितना आगे बढ़ रहा था, पेड़ पौधे उतने ही घने होते जा रहे थे। सारे पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे। उन सभी पेड़ों की डालियां एक दूसरे से उलझी हुई थीं, इसलिए उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। किसी पेड़ पर बुरून को चमगादड़ लटके हुए मिले। एक पेड़ पर गिलहरी बैठी हुई गूलर खा रही थी। नीचे जंगल की झाड़ियों से कोई शाही खड़खड़ आवाज़ करते हुए गुजर गई। बुरून पेड़ पर लगे चिड़ियों के घोंसलों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। किसी घोंसले में चिड़ियों के अंडे भी पड़े थे। एक घोंसले में बैठे चिड़ियों के बच्चे उसे देखकर घबराकर शोर मचाने लगे। बेर वन में पहुंचने पर बुरून को तकलीफ जरूर हुई, मगर यह काम उसके अलावा कोई अभी तक कर नहीं पाया था। यह सोचकर खुद को बड़ा बहादुर समझने लगा।
एक शीशम के पेड़ के तने से होता हुआ वह धीरे धीरे नीचे के निर्जन सन्नाटे और अंधेरी जगह पर उतरने लगा। उतरते समय पकड़ने लायक कोई नीची डाली न होने के कारण उसे लगभग 10 हाथ की ऊंचाई से नीचे कूदना पड़ा। सड़े हुए पत्तों के ढेर जमीन पर गद्दे की तरह बिछे होने के कारण बुरुन को चोट नहीं आई, बस उसके दोनों पैर पत्तों में कुछ इस तरह धंस गए। नीचे शायद कोई कांटा या कांच रहा होगा जो उसके पैर में चुभ गया। एक खुली हुई जगह पर पहुंचकर बुरुन ने जमीन पर बैठकर अपने तलुओं को देखा। चिंता की कोई बात नहीं थी। घोंघे के खोल का टूटा हुआ टुकड़ा बिंध गया था। मगर इस सब की उसे आदत थी। इस टुकड़े को बाहर निकालकर बुरुन ने एक मुट्ठी दूब उखाड़कर उसे घिसकर उसका रस निकाल लिया। यह दवा उसके दादाजी की सिखाई हुई थी। दूब के रस से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कई तरह के जहर उतर जाते हैं। दादाजी उसे कुछ न कुछ सिखाते ही रहते थे। मनुष्य के शरीर में रोज एक तरह का जहर तैयार होता है जिसे टॉक्सिन कहते हैं। यह जहर जमते जमते शरीर में तरह तरह के रोग पैदा करता है। मांस मछली खाने से टॉक्सिन की मात्रा और बढ़ जाती है। इसलिए उसके दादाजी उसे रोज़ सुबह खानकुनी पत्ते का रस थोड़े दूध और गुड़ के साथ देकर ढेर सारा पानी पिला देते। उससे शरीर में टॉक्सिन नहीं जमता। उसके दादाजी भोजन में मांस मछली के सख्त विरोधी थे। इस बात को लेकर उसके पिताजी के साथ दादाजी की अक्सर बहस होती थी। पिताजी कहते प्रोटीन के लिए मांस मछली खाना जरूरी है। दादाजी कहते पशु पक्षियों के शरीर की कोशिकाओं में मनुष्य की शरीर की कोशिकाओं में बड़ा अंतर होता है, उन्हें खाने से तकलीफ ही बढ़ती है। बुरुन घास का रस लगाकर खड़ा हो गया। चारों तरफ अनगिनत पेड़ों में बेर और करौंदे के गुच्छे घने बादलों की तरह झुक आए थे। वहाँ पर लगे कुछ अमरख के पेड़ों से पके अमरख की महक आ रही थी। चारों तरफ चिड़ियाँ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी। तितलियाँ भी अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर उड़ रही थी। वहाँ का वातावरण, भीगी हुई जमीन, घनी ठंडी छां और अपने सन्नाटे के कारण बड़ा डरावना लग रहा था। बुरुन ने मुट्ठी भर जंगली बेर अपने मुंह में डाला ही था कि तभी उसकी नज़र पोखर की दूसरी तरफ खड़े एक नंगे बदन वाले लुंगी पहने हुए एक आदमी पर पड़ी जो उसे लगातार घूर रहा था। यह चौंकाने वाली बात थी। उस ताल के पानी का इस्तेमाल न होने के कारण उसका पानी सड़कर हरे रंग का हो गया था। इस ताल में जलकुंभियाँ जरूर नहीं थी, मगर पानी पर काई की महीन परत छाई हुई थी। उस ताल पर घाट भी टूटा हुआ था। उसके किनारे पर घना जंगल था और चारों तरफ कांटों और बिच्छू के पत्तों की घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। इस जंगल में कोई लकड़ियाँ भी बिनने नहीं आता था। तब वह आदमी कहाँ से आया? बुरुन भी उसे देखने लगा। उस दिन उसका मन ठीक नहीं था, नहीं तो वह उस आदमी को देखकर जरूर चौंकता या हो सकता डर भी जाता। लेकिन इस वक्त वह इतना उखड़ा हुआ था कि उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा था और न ही किसी बात की कोई चिंता हो रही थी। बुरुन के देखते ही देखते उस आदमी ने तट से उतरकर पोखर के पानी में पैर रखा। इसके बाद बिना किसी परेशानी के वह उस पानी पर तेज कदमों से बढ़ता हुआ उसकी तरफ आने लगा। पानी पर कोई इस तरह कैसे चल सकता है? बुरुन को इसका पता नहीं था। वह चकित हो गया। विज्ञान तो इस पर यकीन नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज़ होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तब जो भी हो, वह आदमी उसी तरह चलता हुआ इस पार चला आया। उसके पैर के तलवे जरा भी नहीं भीगे थे। वह आदमी अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर हंसता हुआ बोला, क्यों मन्ना, डर गए? बुरुन ने हैरान होकर पूछा, कैसा डर? डरूंगा क्यों? डरे नहीं? वह आदमी चौंक गया। नहीं, भला इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो सिर्फ विज्ञान की बात सोच रहा था। मुझे लगा विज्ञान को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वह तो होगा ही। इतना कहकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए, जिस तरह कोई अपनी टोपी उतारता है, ठीक उसी तरह उसने सिर को गर्दन से अलग किया और उसे अपने हाथ में लेकर सर की गंज वाली जगह थोड़ा सा झाड़ने के बाद
फिर से उसे सही जगह लगाकर बोला, सिर में काफ़ी जू पड़ गई है, इसलिए खुजाना पड़ रहा था। ओह, बुरुन ने कहा। वह आदमी खींच कर बोला, क्या बात है, ज़रा बताओ तो, इस बार भी तुम नहीं डरे? बुरुन ने कंधे उचकाकर कहा, आपके सिर में काफ़ी जू पड़ गई है जिससे आपको खुजली हो रही है, इसमें डरने की क्या बात है? उस आदमी ने नाराज होकर कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? ऐसा क्यों सोचूंगा? बेहद नाराजगी से कुछ देर तक बुरुन को घूरने के बाद वह बोला, सोचते होगे कि मैं जादू दिखा रहा हूँ? हो सकता है। उस आदमी ने अचानक अपना दायां हाथ उठाया। बुरुन ने देखा कि वह काफ़ी लंबा होकर अमरख के पेड़ की फुनगी तक पहुंच गया। दूसरे ही पल उसने एक पका हुआ अमरख तोड़कर उसे बुरुन के सामने फेंकते हुए बोला, देखा? बुरुन ने खींच कर कहा, इसमें न देखने की क्या बात है, मेरे सामने ही आपने इसे तोड़ा है। उसने डांटते हुए पूछा, तब भी डर नहीं लगता? डर नहीं लगता तो मैं क्या करूं? यह कहकर बुरुन ने बेर के गुच्छे से कुछ बेर तोड़कर अपने मुंह में डाल लिए। उस आदमी ने मुंह बनाकर कहा, इस तरह से बेर खाते हुए शर्म नहीं आती? अपनी आंखों के सामने मुझे मौजूद देखकर भी बड़े इत्मीनान से बेर खाए जा रहे हो, और भी देखोगे? इतना कहकर वह अचानक अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को खोलकर उसे चारों तरफ तलवार की तरफ भाजने लगा। इसके बाद अपने बाएं हाथ से उसने अपने दाहिने हाथ को खोला, फिर दोनों हाथ से अपने दोनों पैर को खोलकर दिखाया। इसके बाद अचानक गायब होकर फिर प्रकट हो गया। एकाएक 13-14 फुट लंबा हो गया, फिर होम्योपैथी के शीशी जितनी छोटा भी हो गया। इतना कुछ कर चुकने के बाद भी उसने अपने पहले जैसे रूप धरकर हाँफते हाँफते बुरुन से कहा, देखा? हूँ मतलब? इतना कुछ भी देखने के बाद तुम बेहोश नहीं हुए? न यहाँ से भाग रहे हो, बस खड़े खड़े बेर खाए जा रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है? मैं गोसाई डकैत का दाहिना हाथ निधि राम हूँ। यहाँ पर 200 साल से रह रहा हूँ, समझे? 200 साल। समझ गया? क्या समझे? बुरुन ने खींचते हुए कहा, बड़ी सीधी सी बात है, इसमें न समझने का क्या है, आप 200 साल से यहाँ रह रहे हो। उस आदमी ने गंभीर होकर कहा, मुन्ना, तुम तो इस सच्चाई को नहीं समझ रहे हो। भला 200 साल तक कोई आदमी जिंदा रहता है? नहीं रहता। तब मैं किस तरह से हूँ? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? वह आदमी बिगड़कर बोला, अभी भी तुम हकीकत नहीं समझ रहे हो। दरअसल मैं जिंदा हूँ ही नहीं। बुरुन ने फिर से एक बेर अपने मुंह में डालते हुए कहा, इससे मुझे क्या? ओह, बहुत लपट झपट किए जा रहे हो। भूत से नहीं डरते? तुम कैसे बेअदब लड़के हो। बुरुन ने कहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा लटक गया। बेहद कातर होकर छलछलाई आंखों से बुरुन की तरफ देखने लगा। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, सचमुच जरा भी डर नहीं लग रहा? नहीं। निधिराम ने अपने हाथ से शायद अपनी आंखें पोंछी। दुख से भरकर उसके नथुने कांपने लगे। आंखें पोंछकर भरे हुए गले से बोला, तुमने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अब मुझे अपने लोगों के बीच अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। गोसाई सरदार को पता चलेगा तो मेरी गर्दन नाप देंगे। बुरुन ने मजाक में कहा, भला आपको अपनी गर्दन का क्या डर? आपने अपने सिर को तो थोड़ी देर पहले ही फुटबॉल की तरह हाथों में नचा रहे थे। उस आदमी ने बड़े दुखी भाव से कहा, हमारी दुनिया के नियम कुछ इस तरह के हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो गोसाई सरदार उसका सिर छीन लेते हैं। तुम लोग कहते हो शर्म से गर्दन कट गई, वह तो सिर्फ मुहावरे की बात होती है। गर्दन तो सचमुच की नहीं कटती, लेकिन हम लोगों की गर्दन सचमुच की कट जाती है। हमारे समाज में यह बड़े शर्म की बात है। मुन्ना, तुम जरा एक बार फिर से कोशिश करो, अगर मुझसे थोड़ा डर सको। बुरुन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आज मेरा मन उखड़ा हुआ है। मन उखड़ा रहने पर मुझे डर वर नहीं लगता। वह आदमी बड़ी उम्मीद से बोला, क्यों? तुम्हारा जी क्यों उखड़ा हुआ है? तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा।
लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि इसके बाद तुम मुझसे ज़रूर डरोगे। बुरुन ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे बूते का काम नहीं है, मुझे गणित में सिर्फ 13 नंबर मिले हैं। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, यह बात है, मैं तुम्हें सारे सवाल सिखा दूंगा। कहोगे तो परीक्षा के समय सबकी आंखों से ओझल रहकर तुम्हारे सभी सवाल लगा दूंगा। अब तो तुम थोड़ा सा डरो मेरे प्यारे राजा बेटे। बुरुन ने इस बार 4 बेर एक साथ मुंह में डालकर कहा, भूत से भला कोई गणित सीखता है? मैं जाकर कराली सर से गणित पढ़ूंगा। उस आदमी ने चिंतित होकर कहा, ठीक कहते हो, मैं तो बड़े संकट में फंस गया। अब तो तुम्हारा मन उखड़ा रहेगा, तब तक तुम मुझसे डरोगे नहीं। मुन्ने राजा, मैं तुम्हें भी कई तरह के करतब दिखा सकता हूँ। कहो तो ऐसे मंत्र पढ़ूँ कि बड़ी ज़ोर से आंधी आ जाए, फटाफट ओले गिरने लगे। तुम कहो तो दिन में अमावस का अंधेरा कर दूँ। उस अंधेरे में कंकालों और पिंजरों को नाचते हुए देखना। बुरुन ने लापरवाही से कहा, जो खुशी हो करिए, मना कौन करता है। फिर भी तुम नहीं डरोगे? नहीं। वह आदमी अपना सर पकड़कर धम्म से ज़मीन पर बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए बड़बड़ाने लगा, गोसाई बाबा, मुझे सबसे निचले ओहदे पर बिठा देंगे, मेरी पगड़ी उतार लेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। चारों तरफ पेड़ों पर लटके भूत जो अब तक खामोश बैठे थे, वे सब एक सुर में चिल्लाने लगे, धिक्कार है निधिराम, धिक्कार है निधिराम, धिक्कार है निधिराम। बुरुन बुरी तरह से खींच गया। इस जगह को वह एकांत और वीरान समझकर आया था, मगर यहाँ का माहौल ही कुछ और है। उसने बड़ी हताशा से अपने चारों तरफ देखा। वह फिर से शीशम के पेड़ पर चढ़कर पहले की तरह पेड़ों की डाल को पकड़ कर वापस लौटने लगा। बुरुन का मिजाज आज सचमुच बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। अध्याय 3। सांझ ढलने के बाद बुरुन के दादाजी राम वैद्य जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इस बार हड्डियों को कपा देने वाली ठंड पड़ी थी। सूरज डूबने के बाद सड़क लगभग सूनी हो जाती थी। बाजार की ज़्यादातर दुकानें भी बंद हो गई थीं। खरीदारों की भीड़ भी काफ़ी कम हो गई थी। सिर्फ वैद्य जी की दुकान पर रोज़ के अड्डेबाजों की बैठक जमी हुई थी। इस बैठकी में बूढ़े ही शामिल होते थे। आज भी वे सब पशम की चादर ओढ़े, सिर पर कंटोपा लगाए, गले में मफलर लपेटे और पैरों में मोजा चढ़ाए अपने में सिमटे सुकड़े बैठे हुए थे। सामने मेज पर एक लालटेन जल रही थी। वैद्य जी बोले, पता है तुम्हें, इस बार मेरे पोते बुरुन को गणित में सिर्फ 13 नंबर मिले हैं। सभी ने कहा, हाँ हाँ, हमें मालूम है। राम बाबू मुंह बनाकर बोले, भला यह क्यों नहीं मालूम होगा, जब लड़के के बाप ने ही सारे शहर में इस बात का ढिंढोरा पीट रखा है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि भैया, अगर गणित में सिर्फ 13 भी मिल गए तो ऐसा कौन सा आसमान सर पे आ गिरा? जो लोग अपने को बड़ा विद्वान और बुद्धिमान कहते हैं, उनकी हालत तो मैं देख ही रहा हूँ। अब मेरे बेटे भेलू को ही देख लो। डॉक्टरी की पढ़ाई में उसे सोने का मेडल मिला है। अपने पेशे में उसका सम्मान भी है, लेकिन अभी भी वह किसी रोगी की नाड़ी देखकर यह नहीं बता सकता कि उस रोगी के पेट में गैस है या दिल में दर्द, रोगी बिगड़ैल स्वभाव का है या बेवकूफ़। यह सब समझना क्या कोई खेल है? मगर गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर बाहों में सुई लगाते हुए रोगियों के प्राण निकाले जा रहा है। मैं तो कह देता हूँ, मैं अपने पोते को मैं वैदिकी ही सिखाऊंगा। उसे गणित में 13 मिला है तो कोई परवाह नहीं, गलत विद्या सिखाने से तो मूर्ख रहना बेहतर है। सभी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक कहते हैं। हाँ में हाँ मिलाए बिना उपाय भी न था। राम वैद्य जी से सभी घबराते थे। वे बड़े सच्चे दबंग और आदर्शवादी व्यक्ति थे। राम वैद्य जी अपने पोते का पक्ष लेकर और भी कुछ कहने जा रहे थे कि तभी रिटायर्ड सब जज धीरेन्द्र चटर्जी हाथ में छाता लेकर दुकान में घुसे। छाता देखकर सभी हैरत में पड़ गए। महिम बाबू ने पूछा, धीरेन्द्र, बात क्या है? आज बिल्कुल छत्रपति बनकर निकल पड़े हो। बाहर क्या बदली बरसात का मौसम हो गया है? धीरेन्द्र बाबू ने गहरी सांस लेकर कहा,
अरे नहीं, यह छाता तो एक हथियार है। हथियार? हथियार की बात कहाँ से आ गई? बताता हूँ कहकर धीरेन बाबू एक कुर्सी पर बैठकर अपने बंद गले के कोट के ऊपर वाले बटन को खोलते हुए बोले, जमाना अच्छा नहीं है भाई। इस बस्ती में एक शेर घुस आया है, पता है तुम्हें? शेर? 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 वहाँ बैठे सभी लोगों के गले से बस यही एक बात निकली। धीरेन बाबू ने कहा, कभी एक कहानी सुनी थी कि एक अंग्रेज साहब हाथ में छाता लेकर जंगल में घूमते वक्त अचानक एक शेर के सामने पड़ गए। अपना दिमाग लगाकर साहब ने शेर के मुंह के सामने फटाक से अपना छाता खोल दिया। अचानक इस हमले से शेर घबराकर भाग गया। इसलिए आज मैंने भी बाहर निकलते समय साथ में छाता रख लिया। राम बैद जी ने नाराज होते हुए कहा, बेकार की बातें छोड़ो, मतलब की बात पे आओ। मैं पूछता हूँ, शेर को देखा है कहाँ? कुछ मत पूछो। आज शाम को हाथ पखा के चाय बागान के खुले मैदान की ओर घूमने निकला था। साथ में मेरा पोता भी था। अचानक मेरे पोते ने जिद पकड़ी कि वह एक कुत्ते का बच्चा लेगा। मुझे मैदान में 4-5 कुत्ते के बच्चे खेलते हुए नजर आए। पोते की जिद के कारण आखिरकार एक कुत्ते के बच्चे को मैंने पकड़ लिया। लेकिन नज़दीक पहुंचने पर मैंने देखा, बाप रे बाप, ये कोई कुत्ते का बच्चा नहीं था। 4-5 शेर के बच्चे एक दूसरे पे लदे हुए आपस में खेल रहे थे। ठीक से देखा भी था कि वो शेर के बच्चे ही थे। धीरेन बाबू ने बड़े विश्वास के साथ कहा, एकदम रॉयल टाइगर, चीता या लकड़भग्गा नहीं, धारियों वाला असली सुंदरवन का राजा। इतना देखते ही मैंने लपक कर अपने पोते को गोद में उठाया और वहां से सरपट भाग लिया। जब शेर के बच्चे वहां थे तो आसपास उसकी माँ या पिता भी जरूर ही होंगे। तुम सब बहुत सावधान रहना। हेम बाबू ने उठकर जूता पहनते हुए कहा, बेहतर हो अब मैं चलूं। दिगिल, मुझे जरा कुछ दूर तक छोड़ाओ। बाकी लोग भी उतावले हो गए। उपेन बाबू को राम राम का जाप करते देख ससधर बाबू ने टोकते हुए कहा, यह तो भूत का मंत्र है, शेर भला राम का नाम सुनकर कब भागेगा? तब उपेन बाबू ने पूछा। राम बाबू बेहद साहसी थे, बड़े धैर्य से बोले, मगर शेर से डरकर कैसे काम चलेगा? उत्तर बंगाल के इन सभी जगहों में शेर तो बस्तियों में आते ही रहते हैं। पिछले साल भी आया था। हाँ, बस्ती के अंदर नहीं घुसा था। सभी ने कहा, बात तो ठीक है, मगर बैठकी करने वाले अब और ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सके। कुछ देर तक दिखावे के लिए बैठकी के बाद सब एक साथ उठ खड़े हुए। बस मनमथ बाबू ही रह गए। राम बाबू को किसी से डर नहीं लगता। सभी के चले जाने के बाद भी वो बड़े इत्मीनान से बैठे रहे। उनके यहाँ रोगियों की ज़्यादा भीड़ नहीं रहा करती थी। वे सभी कांखते कूकते जाकर उनके लड़के भेलू के चैम्बर में ही भीड़ लगाते थे। इसके बावजूद राम बाबू बड़े इत्मीनान से बैठे रहते थे। वे 70 साल से ज़्यादा के हो गए थे, फिर भी वे आने वाले दिनों के बारे में बहुत ही आशावादी थे। मनमथ बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई। मैं शेर वेर से नहीं डरता, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक खतरे की बात मैं महसूस कर रहा हूँ। कैसा खतरा? तुम्हें हाबू गुंडे की याद है? राम बैद जी ने कहा, खूब याद है। हाबू के मुकदमे में तुम हाकिम थे और मैंने गवाही दी थी। यही कोई 12-14 साल पहले की बात है। याद क्यों नहीं रहेगी? मनमथ बाबू ने एक और गहरी सांस लेकर कहा, मैंने हाबू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। यह भी याद है। बहुत अच्छा किया था तुमने। हाबू जैसे बदमाश की जोड़ी मिलनी मुश्किल है। पूरे इलाके में उसने कितने कत्ल किए उसका हिसाब नहीं है। मनमथ बाबू चिंतित होकर बोले, हाँ यह सच है, लेकिन जेल जाने के बाद पता चला हाबू ने रोज का गीता पाठ शुरू कर दिया। संध्या बंदन करने लगा, एकादशी पूर्णमासी का उपवास भी। जेल खाने में जाकर उसका तो कायाकल्प ही हो गया। जेल में सभी उसे साधु बाबा कहने लगे। यहाँ तक कि पुलिस, जेलर सभी उसके भक्तों में शामिल हो गए।
हाँ, यह मैंने भी बात सुनी थी। मनमत बाबू ने एक बार और गहरी सांस ली। बोले, लेकिन कहावत है ना, जिसका अंत भला तो सब भला। मतलब तुम खुद देख लो। यह कहकर मनमत बाबू ने अपनी चादर के भीतर हाथ डालकर अपने कुर्ते के सामने वाली जेब से एक लिफाफा निकालकर वैद्य जी को पकड़ा दिया। राम बाबू अपने माथे पे बल डालकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगे। श्री श्री काली माता सहाय। मान्य महोदय, चिट्ठी में हम लोगों का नमस्कार जानिए। हम आपसे विधिवत इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि हमारे परम माननीय हाबू उस्ताद आगामी होली के ठीक एक दिन पहले जेल से छूट रहे हैं। हाबू उस्ताद को आपने जैसी कठोर सज़ा सुनाई थी, उसे हम लोग भूले नहीं हैं। श्री श्री काली माता के नाम पर हम शपथ लेते हैं कि हाबू उस्ताद के जेल से छूटने के 7 दिन के अंदर हम लोग आपसे इसका भयानक बदला लेंगे। आप बस तैयार रहिएगा। इति हाबू उस्ताद की भक्त मंडली। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वैद्य जी ने पूछा, तुम्हें यह चिट्ठी कब मिली? आज ही डाक से आई है। राम वैद्य जी बड़े इत्मीनान से हंसते हुए बोले, डर गए क्या? मनमत बाबू उदास होकर बोले, डरने की क्या बात है, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मरने से कोई खास डर नहीं लगता। लेकिन बात यह है कि ये तो भले लोग नहीं हैं, इनके हाथ से अगर बेमौत मारा जाऊं तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। राम वैद्य जी खिलखिलाते हुए अपनी रोबदार आवाज़ में बोले, मुक्ति नहीं मिलेगी तो ना मिले, हम दोनों ही हादसे में मारे जाने के बाद भूत बनकर मज़े से रहेंगे और जमकर बैठकी करेंगे। गोसाई बागान जगह भी बुरी नहीं है, काफ़ी एकांत है, लोग आते जाते भी नहीं, वहाँ पेड़ पौधे भी खूब हैं। भूतों के रोगों का इलाज करने के लिए मैं वहाँ के पेड़ पौधे से बड़े आनंद से दवा तैयार करूँगा। प्रैक्टिस अच्छी जमेगी, तुम भी वहाँ पर हकीमी करना। राम वैद्य जी ने जैसे ही अपनी बात में ख़त्म की, वैसे ही दुकान में जैसे कोई बवंडर आ गया। सारे शीशी बोतल एक दूसरे से टकराकर खटखट की आवाज़ करने लगे। राम वैद्य जी ने चकित होकर चारों तरफ देखा। मनमत बाबू भी चौंकते हुए बोले, आंधी आई है क्या? राम बाबू ने सिर हिलाकर कहा, अरे नहीं, जाड़े में भला आंधी कहाँ से आएगी, लगता है उत्तरी हवा का कोई झोंका आया होगा। मनमत बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद बोले, रात काफ़ी हो गई है, अब मैं चलूं? बैठो, हुक्का तैयार करता हूं। मनमत बाबू बैठ गए। राम वैद्य जी उठकर अंदर गए और दुकान के पीछे की छोटी कोठरी में हुक्का तैयार करने लगे। चिलम सुलगाकर उसमें फूंक मारते मारते वे दुकान में आकर उस चिलम को हुक्के पर टिकाकर उसके नैचे को आगे बढ़ाते हुए बोले, लो पियो। कहने के साथ ही राम बाबू ने हैरत से देखा कि उसके सामने उन्होंने हुक्के का नैचा बढ़ाया था, वही गायब था। कहाँ चला गया मनमत? मन ही मन यह सोचते हुए राम वैद्य जी कुर्सी पर आकर बैठे और अनमने ढंग से हुक्का पीने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बाजार की लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। उस छोटे से कस्बे में वैसे भी लोगों की आबादी कम थी, उस पर ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड की रात। ऐसे में लोग बिना किसी ज़रूरत के भला घर से बाहर क्यों रहते? मगर राम वैद्य जी पर ठंड, शेर, भूत किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वह बैठे बैठे हाबू गुंडे के बारे में सोचने लगे। राम वैद्य जी को हाबू के बारे में राय रत्ती मालूम था। इस कस्बे में वे बचपन से देखते आए थे। दासू राय का इकलौता लाडला बेटा था हाबू। अपने माता पिता का अत्यधिक दुलार और उनसे बढ़ावा पाकर हाबू कम उम्र में ही बिगड़ गया था। वह स्कूल से भागकर गोसाई बागान में जाकर बिगड़े हुए लड़कों के साथ बैठकर बीड़ी पीता। यह देखकर एक दिन राम बाबू ने जाकर दासू राय से शिकायत की थी, अपने लड़के पे जरा नज़र रखो भाई दासू, वह अभी से बीड़ी फूंकने लगा है। मगर दासू बेटे के प्रेम में अंधा हो गया था। मुंह बिगाड़ कर बोला, जाओ अपने काम से मतलब रखो, मेरा लड़का वैसा नहीं है। लोग मारे जलन के उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। इकलौता लड़का होने के कारण दासू
हाबू को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देता था। इतने छोटे से बच्चे को वह हर महीने हाथ खर्च के लिए 10 से 15 रुपए तक दे देता था। रुपए पाकर हाबू और बिगड़ने लगा। पतंग, कंचे, लट्टू, यहाँ तक कि ढेरों लेमन जूस खरीदकर भी उसके पैसे खत्म नहीं होते थे। वह अक्सर आवारा लड़कों के साथ गुलछटे उड़ाकर नाटक, सिनेमा देखकर वक्त बिताता। इतनी कम उम्र में ही मस्ती के सिवा उसे और कोई बात नहीं सूझती थी। हर बार वह अपनी कक्षा के परीक्षा में अंडा पाने के बाद घर लौटकर आंसू बहाने लगता। वे आंसू सिर्फ दिखाने के होते थे। अपने लाडले के आंख में आंसू देखकर अगर उसके माता पिता का बस चलता तो वे उसे गोद में उठाकर उसके आंसू पोंछ देते। दासू इस बात का चारों तरफ ढिंढोरा पीटता रहता, मेरे लड़के जैसा सयाना कोई नहीं होगा। लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठता उसकी आंखें दुखने लगती। उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सोच रहा हूँ। अगले साल देखना, वह अपनी कक्षा में ज़रूर पहले नंबर पे आएगा। दासू की ये सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहता। ऐसा भी नहीं था। हाबू वाकई बुद्धिमान लड़का था। बुरी संगत में पढ़ने से पहले तक वह अपनी कक्षा में पहला स्थान पाता भी था। खैर जब हाबू कुल 14 वर्ष का ही था तब वह अपने पिता के संदूक से लगभग 5,000 रुपये और माँ के गहने चुराकर घर से भाग गया। उस शोक में दासू ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। 2 साल बाद हाबू की माँ ने भी आंखें मूंद ली। इसके कई साल बाद अपने कुछ गुंडे बदमाश चेलों सहित लौटकर हाबू ने गोसाई बागान में डेरा जमा लिया। उसका चेहरा बेहद भारी भरकम हो गया था। उसकी दोनों आंखें हमेशा लाल रहती। किसी की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। किसी को भी पीट देता, किसी को पकड़कर उसका सारा रुपया पैसा छीन लेता। उसके आने के बाद से कस्बे और आसपास के इलाके में चोरी, डकैती और खून खराबी की घटनाएं बढ़ने लगीं। भयानक सपने की तरह बन गया था वो। कोई आदमी निश्चिंत होकर बाहर नहीं निकल पाता। शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती। घरों में बैठे हुए लोग भी आशंका से डरे सहमे रहते थे। हाबू शायद इस बार काफ़ी तंत्र मंत्र सीख कर आया था। यह भी अफवाह फैल गई थी कि गोसाई बागान की कोठरी में वह तरह तरह की साधना किया करता है। कईयों ने राम वैद्य जी को बताया कि हाबू कभी कभी शाम को एक विशाल शेर की पीठ पर बैठकर सैर करने को निकलता है। एक आदमी ने तो यहाँ तक बताया कि उसने खुद अपनी आंख से हाबू को उड़ते हुए भी देखा है। उन दिनों वहाँ के दारोगा निशिकांत थे। निशी दारोगा का कभी अपना जमाना था, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र हो गई थी। वे जल्दी ही रिटायर होने वाले थे, इसलिए ज़्यादा झूठ झमेले में पड़ने से वो बचते थे। हाबू के अत्याचारों से परेशान होने के बावजूद लोग डर के मारे थाने में शिकायत नहीं करते थे। उस समय राम वैद्य जी ने अपनी ओर से पहल की और निशी दारोगा को समझा बुझाकर हाबू के विरुद्ध कदम उठाने के लिए राजी किया था। 2-3 दिनों के बाद ही एक दिन निशी दरोगा राम बाबू की दुकान पर आकर अपना हैट उतारते हुए गहरी सांस लेकर बोले, अरे साहब, आपने भी मुझे किस आदमी को पकड़ने के लिए भेज दिया? मेरी तो नाक में दम कर दिया उसने। कैसे? राम वैद्य जी के कान खड़े हो गए। कुछ मत पूछिए। गोसाई बागान पहुंचकर मैंने छापा मारने के लिए पूरे मकान को घेर लिया। उस वक्त हाबू अपने दल के लोगों के साथ वहां मौजूद था, मगर जब हम लोग वहां घुसे तो मकान एकदम खाली, एक भी आदमी वहां नहीं था। सचमुच? और क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इतने लोग देखते देखते न जाने कहाँ गायब हो गए। मैंने खुद अपनी आंखों से घर के बाहर की खिड़की से हाबू को घेर कर बैठे 8, 10, 12 लोगों को गांजा पीते हुए देखा था। मैंने पूरे मकान की जबरदस्त घेराबंदी करके सीटी बजाते हुए रिवाल्वर बंदूकों समेत घुसकर हाबू को ललकारा था, हाबू फटाफट हथियार डाल दो। लेकिन यह सब कहाँ किसे जा रहा था? कमरे में जाकर देखा तो हाबू, उसके दल के दूसरे लोगों का नामो निशान तक नहीं था। किसी गुप्त कोठरी या सुरंग की गुंजाइश से काफ़ी खोजबीन भी की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। बड़ी हैरानी की बात है। यह सुनकर राम वैद्य जी काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे हुए अपना हुक्का पीते रहे। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। तभी से हाबू गुंडे के नाम से न जाने कितने संभव असंभव बातें अफवाह बनकर फैलने लगी। कोई कहता हाबू भूतों से अपना काम करवाता है, वह मंत्र बल से गायब हो सकता है। किसी भी आदमी को आंख उठाकर देख लो तो वह गायब हो जाता है। हाबू के डर से सभी कांपने लगे थे।
राम वैद्य जी तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते थे, मगर इस तरह की अफवाह को वह सच नहीं मानते थे। वह जानते थे कि दुर्जन व्यक्ति भले ही तंत्र मंत्र से अपनी कितनी ही क्षमता बढ़ा ले, लेकिन एक न एक दिन वह सज्जन और दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति के हाथों मारा ही जाता है। तभी से राम वैद्य जी तरह तरह के उपाय करने लगे थे। हाबू को राम वैद्य जी इन सब उपायों की जानकारी नहीं थी। जानकारी होती तो वह बगैर हमला किए छोड़ता नहीं। निसी दारोगा के रिटायर होने के बाद उनकी जगह एक बड़ा रोबीला नौजवान दरोगा आया। उसका नाम था अयस्कांत। अपने काम में उसका कोई जवाब नहीं था। उस कस्बे में पैर रखते ही उसे हाबू गुंडे के बारे में पता चल गया था। हाबू ने हाल ही में हरिहरपुर के जमींदार की कोठी लूटी थी। इसके अलावा एक बैंक डकैती और 2 बड़ी चोरियां भी की थी। इसके साथ ही हत्या और मारपीट की वारदातें तो थी ही, लेकिन आतंक के मारे कभी कोई भी उसके खिलाफ शिकायत करने नहीं जाता था। मज़े की यह बात थी कि हाबू बदनाम होने के बदले चर्चित हो रहा था। उसकी अलौकिक क्षमता, उसका पराक्रम और उसके नाम से प्रचलित तरह तरह की बातें सुनकर काफ़ी लोग मन ही मन उसे पूजने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे भी आपस में हाबू हाबू खेलते। थोड़ी बड़ी उम्र के लड़के हाबू के दल में शामिल होने के लिए काफ़ी तादाद में गोसाई बागान के आसपास चक्कर काटते रहते। राम वैद्य जी और उनके जैसे और भी भले और ईमानदार लोग उन्होंने इस भयानक खतरे को महसूस किया कि अगर इस वक्त हाबू को नहीं रोका गया तो पुलिस भी आगे चलकर उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। फिर तो अधर्म की ही जीत होगी। हाबू का घमंड और उसकी बेअदबी इधर बढ़ भी काफ़ी गई थी। उसकी चाल में किसी राजा महाराजे जैसी अकड़ रहती। राह चलने वाले उसे देखते ही एक तरफ हट जाते। बाजार हाट में लोग उसे नमस्कार करते। किसी को उससे बात करने का मौका मिलता तो वह धन्य हो जाता। अयस्कांत भी बड़ा घमंडी था। वह जानता था कि कस्बे में दारोगा से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। सबके सब हमेशा दारोगा के खातिर करते आए हैं, इसलिए हाबू का ऐसा सम्मान भला अयस्कांत को क्यों अच्छा लगता। इन बातों से उसके अहम को चोट पहुंची। अयस्कांत अब हाबू को मजा चखाने के लिए तरह तरह की चालें चलने की योजना बना रहा था। अचानक एक चौंकाने वाली घटना घट गई। उस दिन अयस्कांत अपने क्वार्टर के बरामदे में अकेले बैठकर पूर्णिमा की चांदनी का आनंद ले रहा था। ऐसे समय सड़क से एक धारियों वाला विशाल से चहलकदमी करते करते फाटक से होता हुआ सीधा अंदर चला आया। उस शेर की पीठ पर हाबू बैठा हुआ था। हालांकि अयस्कांत बड़ा साहसी था, लेकिन उस दृश्य को देखकर उसकी भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। दुर्गंध का झोंका छोड़ते हुए हाबू के शेर ने पहले अपने गंदे मुंह से अयस्कांत को सूंघा, उसका गाल चाटा और फिर गुर्राते हुए प्यार करने लगा। हाबू ने अयस्कांत से कहा, देखो दारोगा बाबू, अगर मुझसे टकराना चाहते हो तो जान हथेली पर रख कर आना पड़ेगा। अभी तो तुमने सिर्फ शेर ही देखा है, मेरे हाथी को नहीं देखा। इसके अलावा और भी भयंकर जीव मेरे पास हैं। सभी भूत पिशाच एक दूसरे से बढ़कर हैं। यहाँ नौकरी करने आए हो, चुपचाप आंख मूंद कर नौकरी करते रहो। हर महीने वेतन लो, खाओ पियो मौज करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर अपनी बहादुरी दिखाने आओगे तो फिर अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना। उस भरपूर चांदनी में शेर की धारियां साफ नजर आ रही थीं। उसकी दुर्गंध भी वहां बस गई थी। उसकी गर्म गर्म सांसें अयस्कांत के बदन पर पड़ रही थी। इस पूरी घटना को अयस्कांत ने अपनी आंखों से देखा और खुद छूकर महसूस भी किया। इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। अयस्कांत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। अपने हाथ पैरों को हिलाना डुलाना चाहा, पर उसमें भी नाकामयाब रहा। हाबू ने मुस्कुराकर अपने शेर को वहां से हटाते हुए कहा, चाहे मुझे इस पूरे क्षेत्र का राजा कहो या सरदार समझो या भगवान, सभी मुझे यहाँ सिर झुकाकर चलते हैं। तुम भी ऐसा ही करना। उस रात अयस्कांत पागलों की तरह भागता हुआ राम वैद्य जी के पास हाजिर हुआ। उसने कहा, वैद्य जी, हाबू हाड़ मांस का आदमी नहीं है।
सारी बातें सुनकर राम वैद्य जी अपना दिमाग ठंडा रखकर विचार करने लगे। इसके बाद एक अत्यंत बलवर्धक काढ़ा अयस्कांत को पिलाकर बोले, तुम घड़ी भर दम ले लो, फिर बाद में बाकी बातें करेंगे। राम वैद्य जी ऐसा चमत्कारी काढ़ा तैयार कर सकते थे जिन्हें लोग पी लें तो उनका कायाकल्प हो जाए। राम वैद्य जी का ऐसा ही एक काढ़ा पीकर अयस्कांत का बावलापन घंटे भर बाद ठीक हो गया। इसके बावजूद वह एक ही रट लगाए रहा, नहीं वैद्य जी, किसी चमत्कारी के साथ उलझना ठीक नहीं है। कोई भी आदमी कितना दुष्ट और बदमाश क्यों न हो, उसे दुरुस्त करने से मैं जरा भी नहीं घबराता। लेकिन हाबू तो ठीक हमारे जैसा इंसान नहीं है। आखिर वही हुआ। अयस्कांत अपनी बदली कराकर चला गया। उसकी जगह एक और रौब दाब वाला दारोगा गदाधर आया। गदाधर बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, कभी नामी पहलवान भी रह चुका था। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उसके पास एक बहुत बड़ा जर्मन नस्ल का शेफर्ड कुत्ता था। गदाधर के आने से पहले ही कस्बे के लोगों में आपस में कहना शुरू कर दिया, हाबू के शेर के लिए एक नया बकरा आया है। कस्बे के छोकरे गाना गाने लगे, दरोगा गदई निकल जाएगी मोटई, दरोगा गदई निकल जाएगी मोटई। गदाधर के कानों में सारी बातें गई। हाबू के जलवे के बारे में उसने यहाँ आने से पहले काफ़ी कुछ सुन रखा था। कस्बे में आते ही उसने अपनी दरोगाई दिखाने की कोशिश नहीं की। राम वैद्य जी के पास एक दिन देर रात को चुपके से आकर गदाई दरोगा ने कहा, मैं आपसे उसके बारे में पूरी बात जानना चाहता हूँ। राम वैद्य जी ने गहरी सांस लेकर कहा, जानकर करोगे भी क्या, कोई कुछ नहीं कर पाया। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर काफ़ी लोग यहाँ से दूसरी जगह भाग रहे हैं। उन दिनों हाबू ने कस्बे में एक नया नियम लागू किया था। उसके शेर की खुराकी के लिए हर रोज़ किसी न किसी परिवार का बकरा, बकरी या कुत्ता भेंट चढ़ाना पड़ता था। शेरों को शायद कुत्ते का गोश्त अच्छा लगता था, इसलिए उस कस्बे के लगभग सभी आवारा कुत्ते गायब हो चुके थे। साथ ही यह भी सुनने में आया था कि गोसाई बागान में राजमिस्त्री लगाकर हाबू के लिए भव्य कोठी बनाई जा रही है। मतलब हाबू के सितारे उस समय बुलंदी पर थे। गदाई दरोगा ने कहा, मैं यह बात नहीं कहता कि मैं बहुत लायक हूँ, मगर मैं सावधान रहने वाला आदमी हूँ। सब कुछ जानबूझकर मुझसे जो बन पड़ेगा ज़रूर करूँगा। मुझे यहाँ खास तौर पर भेजा गया है। राम वैद्य जी को बहुत भरोसा नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने सारी बातें विस्तार से बताई, साथ ही सावधान भी कर दिया। देखिए, यहाँ के सभी लोग हाबू के तरफदार हैं, इसलिए संकट में पड़ने पर कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। राम वैद्य जी समझ गए कि पहलवानी करते हुए भी गदाई की बुद्धि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। एक दो दिन बीतते बीतते ही हाबू गदाई दरोगा के पीछे पड़ गया। एक दिन सुबह ही पता चला कि दारोगा का बेहद प्यारा कुत्ता गायब हो गया। उसकी खोजबीन शुरू हुई। आखिरकार उसकी मखमल जैसी मुलायम खाल गोसाई बागान के पास एक जामुन के पेड़ के नीचे मिली। गदाई ने 3 दिन तक ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से सोया भी नहीं। कविराज राम ने उसके लिए भी एक असरदार काढ़ा तैयार करके भिजवा दिया। गदाई दरोगा के कुत्ते को मारकर हाबू ने गलत चाल चल दी थी। वह कुत्ता गदाई को जान से भी प्यारा था। इस कुत्ते की मौत के बाद गदाई दरोगा गदाई महाकाल बन गया। हालांकि यह बात कईयों को पता भी थी कि गदाई के उस हमलावर मिजाज के पीछे वैद्य जी के उस चमत्कारी काढ़े का भी कमाल था। राम वैद्य जी ने दुर्लभ जड़ी बूटी से एक ऐसा काढ़ा तैयार करके गदाधर को सेवन करवाया था, जिसके असर से आदमी के शरीर में सिर्फ दुगनी ताकत ही नहीं आती थी, बल्कि उसका स्वभाव भी उतना ही आक्रामक हो जाता था। मगर सिर्फ ताकतवर और आक्रामक बनने से भी काम नहीं चलता, साथ में ठंडे दिमाग से कूट चालों से भी माहिर होने की ज़रूरत थी। अन्यथा हाबू जैसे धुरंधर पर काबू पाना आसान नहीं था। इसलिए वैद्य जी ने उसे काढ़े में ऐसी चीज़ें मिला दी थी जिससे दिमाग संतुलित रहे और सोचने विचारने की क्षमता भी बनी रहे। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बारे में ठीक से किसी को पता नहीं था। हाबू का शेर कहीं लापता हो गया था। चारों तरफ उसकी खोज होने लगी। आखिरकार एक दिन थाने के अहाते में लोगों ने देखा कि गदाई दरोगा के क्वार्टर के
बागीचे के बाड़ पर उस शेर की खाल धूप में सूख रही थी। इस घटना से कस्बे में उत्तेजना फैल गई। सभी ने समझ लिया कि जब हाबू का शेर मारा गया तब गदाई भी बेमौत मारा जाएगा। जल्दी ही हाबू उसका सिर काटकर उसकी गेंद बनाकर खेलेगा। शेर के गायब होने के वक्त हाबू कस्बे में नहीं था। वह बाहर कहीं लूटपाट करने या डकैती डालने गया हुआ था। लौटकर सब कुछ सुनने के बाद वह 2 दिन तक गुमसुम पड़ा रहा। उसके बाद एक दिन सीधे गदाई के क्वार्टर पे पहुंचकर उसने गदाई से पूछा, अच्छा, तुम्हारी मौत पर कौन कौन रोने वाले हैं, जरा यह तो बताओ। गदाई ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, कोई नहीं रोएगा क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, कहकर हाबू कुछ चकित होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों नहीं मरोगे भला? क्या तुम्हारे पास भी कर्ण की तरह कोई कवच कुंडल है? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आपके पास है। लोग कहते हैं आप तरह तरह के जादू जानते हैं। हाबू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। अगर कोई नाते रिश्तेदार हो तो छुट्टी लेकर एक बार उनसे मिलाओ, आखिरी बार। इसकी ज़रूरत नहीं है, हाबू ने हंसते हुए कहा। दारोगा, तुम बहुत उड़ने लगे हो। खैर, इसे छोड़ो। यह बताओ, उस शेर को तुमने किस तरह से मारा? गदाई ने जम्भाई लेते हुए कहा, शेर मैंने बहुत मारे हैं, मगर आपके शेर को मैंने ही मारा है। यह आपसे किसने कहा है? तुमने नहीं मारा? यह नहीं कहता, सिर्फ पूछता हूँ। मैंने ही मारा है, इसका क्या सबूत है? तब क्या यह बताना चाहते हो कि मेरा शेर जंगल में भाग गया और जाते समय तुमको प्यार से अपनी खाल उतार कर दे गया? गदाई ने उदासीनता से कहा, यह भी हो सकता है। हाबू ने बड़ी गंभीरता से कहा, तो ठीक है, मैं अपने उस बिना खाल वाले शेर को दोबारा जंगल से पकड़ के लाऊंगा, फिर तुम्हारी देह की चिकनी खाल उतार कर उसे पहना दूंगा। तैयार रहना। कस्बे के सभी लोग इस बात पर यकीन करते थे कि हाबू जो कहता है वही करता है। इसलिए सभी लोग गदाई दरोगा के खाल मढ़े हुए शेर को देखने के लिए बड़े आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। एक रात को अचानक लोगों ने एक भयानक घन गर्ज सुनी। उस आवाज़ से धरती कांप गई। घर के दरवाजे खिड़कियां के पल्ले हिल उठे और लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। शेर की ऐसी भयानक दहाड़ जिससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। क्या सचमुच ही हाबू का बिना खाल का शेर वापस लौट आया? उधर गोसाई बागान के खंडर में हाबू और उसके साथी चौंक कर उठ बैठे। सभी कान खड़ा करके सुनने लगे। उन्हें लगा कहीं नज़दीक से ही वह दहाड़ आई थी। रात के प्रथम पहर में शेर की बस वही एक बार दहाड़ने की आवाज़ आई थी। इसके बाद फिर एक रात को उसके दहाड़ने की आवाज़ आई। हाबू उस दिन मायानी गुड़ी के तंबाकू के व्यवसायी घनश्याम बाजोरिया की गद्दी में चिट्ठी भिजवा आया था कि गोसाई बागान की इमली पेड़ के नीचे ठीक रात 12 बजे 100 मोहरें और नगद 20,000 रुपये पहुंचा दे। ऐसे मामले में कभी कोई इनकार नहीं करता था। बहुत से लोग तो अपनी खुशी से हाबू की इच्छा पूरी कर देते थे। कुछ लोग तो यह भी सोचते थे कि हाबू को कुछ देने से पुण्य ही होता है, मगर ऐसे सोचने वालों में घनश्याम जी नहीं थे। 100 मोहरें और 20,000 रुपये मामूली रकम नहीं होती, मगर कोई चारा नहीं था। रात 12 के करीब एक पुरानी गाड़ी में सवार होकर अपने ड्राइवर और नौकर के साथ इमली के पेड़ के नीचे पहुंचकर अंधेरे में इंतजार करने लगे। मच्छरों के उत्पात और कड़ाके के ठंड में वे डर से कांपते हुए वहां खड़े थे। रात के 12:05 पर उस घने अंधेरे से एक काली मूर्ति बाहर निकल आई। घनश्याम जी ने कांपते हुए हाथ से अपने हाथों में मोहरों और रुपए की थैली थमा दी। ठीक उसी वक्त कहीं नज़दीक से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। घनश्याम जी बेहोश हो गए। ड्राइवर और नौकर दोनों ही भाग खड़े हुए। उस अंधेरे में हाबू आश्चर्यचकित होकर खड़ा रहा। वह किसी से डरने वाला आदमी नहीं था, साथ ही उसमें कई तरह की खूबियां भी थी, मगर एकदम नज़दीक से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज़ सुनकर वह भी कुछ क्षण के लिए अकचका कर खड़ा हो गया।
इसके बाद उसने टॉर्च जलाकर हैरत से देखा कि एक झाड़ी की आड़ से किसी लंबे चौड़े शेर की धारियां नजर आ रही हैं। हैरानी की बात यह थी कि उस शेर की पीठ पर एक आदमी भी बैठा हुआ था, वह भी कोई नहीं, गदाधर दारोगा था। ठीक उसी वक्त वह शेर एक बार और दहाड़ा। बेवकूफ़ों की तरह मुंह बाए खड़े हाबू के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। उस अंधेरे में शेर पर सवार गदाधर किधर गायब हो गया, हाबू समझ नहीं पाया। इस घटना के बाद हाबू का आतंक कुछ कम हो गया। कुछ दिनों तक वह पहले की तरह सीना ताने बाहर नहीं निकलता। उस रात की घटना के 2 दिन बाद वह सुबह सुबह गदाई के निवास पर पहुंचकर बोला, देख रहा हूं सारे नियम कानून तुमने भी सीख लिया है। ने बड़ी गंभीरता से कहा, यह सब आपने ही सिखाया है। हाबू ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अच्छा देखा जाएगा जैसा कुछ अस्पष्ट कहकर वहां से खिसक गया। उसने अब गदाई दरोगा की खाल उतारने की चर्चा करनी बंद कर दी। राम वैद्य जी से मिलने गदाई लगभग हर रोज ही दवाखाने जा पहुंचता। वैद्य जी उसे नियम पूर्वक कई तरह की जड़ी बूटियां से बना तरह तरह का काढ़ा पिलाते थे। उससे गदाई की ताकत बढ़ती जा रही थी, दिमाग ठंडा रहता था और मन में साहस बना रहता था। एक दिन राम वैद्य जी कह बैठे, समझे भैया गदई, लगता है हाबू इस बार यह जंगल छोड़कर कहीं खिसकने की कोशिश में है। अगर वो हाथ से निकल गया तो फिर तुम उसे सज़ा नहीं दे पाओगे। अब तुम अपने जोरदार दाव चल ही दो। यह बात झूठ भी नहीं थी। कई दिनों से हाबू को लग रहा था कि यहाँ से अब काफ़ी कमाई कर चुका है। इसके अलावा गदाई दारोगा भी कोई मामूली आदमी नहीं था। इसके पहले के सभी दारोगा जिस तरह उससे डरते थे, यह वैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ से किसी दूसरे जगह जाने पर धंधा भी बढ़ेगा और चिंता भी कम होगी। ऐसा सोचकर उसने अपने साथियों को तैयार रहने का हुक्म दिया। कहा, यह जगह बहुत गर्म और बंजर हो गई है, तुम सब तैयार रहना, कभी भी अचानक गठरी बांधनी पड़ सकती है। वहाँ से खिसकने से पहले हाबू ने सबसे मोटा दांव मारने के लालच में 17 चाय बागानों के मालिक टॉमसन साहब के छोटे बच्चे का अपहरण करके उसे छुपा दिया। साहब को उसने एक चिट्ठी भिजवाई। अगली अमावस की रात अपने बंगले के पिछवाड़े वाले बगीचे के गुलहड़ के पेड़ के नीचे एक पत्थर से 1 लाख रुपए दबाकर रख दीजिएगा, नहीं तो सुबह होने से पहले ही माँ काली के सामने आपके बच्चे की बलि दे दी जाएगी। साहब लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते थे, लेकिन टॉमसन साहब की बात अलग थी। अभी साल भर पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। माँ से बिछुड़े अपने 3 बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए बेटे के अपहरण हो जाने के बाद वे गुस्से से आग बबूला होने के बावजूद कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाए। असल बात क्या हुई थी इसे ठीक ठीक कोई नहीं जानता। टॉमसन बाबू के बगीचे के गुलहड़ के पेड़ के नीचे 1 लाख रुपए रख दिए थे। वक्त पर हाबू का कोई साथी आकर उन रुपयों को ले गया था, मगर लोग एक दूसरी कहानी भी सुनाते हैं। उनके अनुसार हाबू का साथी आया जरूर था, लेकिन वह लौटकर वापस नहीं जा पाया था। गदाई उसके हाथ पैर बांधकर उसे हवालात में भिजवाने के बाद उसकी वेशभूषा में खुद हाबू के अड्डे पर पहुंच गया था। इसके बाद बड़ी हाय तौबा मची। रह रहकर शेर की दहाड़, गोलियों की गूंज और चीख पुकार सुनकर सभी जग गए थे। दूसरे दिन खबर फैल गई कि हाबू माल समेत पकड़ा गया। पकड़े जाने से पहले गदाई से उसकी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। शायद कोई और वक्त होता तो उसने गदाई को गदा की तरह घुमाकर फेंक दिया होता, लेकिन राम वैद्य जी का काढ़ा नियमित लेने के बाद फिर गदाई के सामने टिकने की भला किसमें हिम्मत थी। 5 कराली सर की गणित की कक्षा थी। उनके विद्यार्थी अब अंक गणित को अंक गणित नहीं कहते थे भयांक गणित। भय और अंक गणित की संधि करके लड़कों ने यह नया शब्द गढ़ लिया था। खैर, वह भयंकर तो था ही। कक्षा में गणित के जो सवाल हल करने पड़ते थे
वो तो थे ही, इसके अलावा कराली बाबू अपने छात्रों को गणित में पक्का करने के लिए दूसरी किताबों के भी गणित के सवाल हल करवाते थे। उस दिन कराली बाबू कक्षा में आकर बहुत खुश होकर बोले, माय लिटिल फ्रेंड्स, आज भोर के सपने में मैंने एक गणित का सवाल हल किया था। बड़ा मज़ेदार सवाल है। सभी लड़के चौकन्ने हो गए। कराली बाबू को भी सपने में भी गणित के नए नए सवाल मिलते थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इसके पहले भी उन्होंने कई बार सपने में सवाल हल किए थे, मगर कराली बाबू के लिए जो सपने सुखद होते थे, उनके छात्रों के लिए बड़े दुखदाई होते थे। कराली बाबू ने कहा, पता है, सपने में मैंने देखा कि मैं एक जूते की दुकान पर नौकरी कर रहा हूँ। बुरून कक्षा में सबसे पीछे बैठा हुआ था। इन दिनों वह वहीं बैठता था। गणित में फेल हो जाने के बाद से अच्छे लड़कों के साथ आगे बैठने में उसे शर्म आती थी। इस पिछली बेंच पर उसके अलावा सिर्फ फटीक ही वहाँ पर बैठा हुआ था। कराली बाबू की बात सुनकर फटीक बड़बड़ाते हुए बोला, काश ऐसा होता तो जान बच जाती। बुरून ने कोई जवाब नहीं दिया। इन दिनों वह हमेशा चुप ही रहता था। कराली सर ने हंसते हुए कहा, समझ गए ना तुम लोग, मैं एक जूते की दुकान में नौकरी कर रहा था। मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। दुकान के मालिक बड़े सीधे साधे थे। सवाल वगैरह उनकी समझ में नहीं आता था। नफ़ा नुकसान या लेन देन में कोई गड़बड़ी पाते ही वह मुझसे कहते, कराली बाबू ज़रा इस हिसाब को ठीक कर दीजिए। खैर, मुझे भी अपना काम अच्छा ही लग रहा था। ग्राहकों के आने के पर उनके नाप के जूते निकालकर उन्हें पहनाता, उनकी पसंद का जूता उन्हें फिट आ रहा या नहीं यह इसे देखता। बीच बीच में मुंह जबानी हिसाब लगाकर मालिक को बता भी देता था। काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक दिन एक ग्राहक आया। उसने एक जोड़ा जूता पसंद किया। मोल भाव करके दाम तय हुए 20 रुपये। ग्राहक ने दुकान के मालिक को 100 रुपये का नोट दिया। उनके कैश बॉक्स में उस वक्त उतने फुटकर नहीं थे, इसलिए दुकान के मालिक ने मुझे नोट देकर कहा, कराली बाबू ज़रा इसे बगल की दुकान में जाकर तुड़वा लाइए। लिटिल फ्रेंड्स, तुम लोग इस बात को ध्यान रखना। अब लेन देन पे गौर करो, ठीक है। फिर मैं उस 100 रुपये का नोट को लेकर बगल की दुकान से तुड़वाकर अपने मालिक को लौटा दिया। मालिक ने उसमें से 20 रुपये लेकर बाकी 80 रुपये ग्राहक को लौटा दिए। ग्राहक जूतों का डब्बा लेकर चला गया। इसके कुछ देर बाद ही बगल के दुकानदार ने आकर मेरे मालिक को 100 रुपये के नोट लौटाते हुए कहा, यह नोट जाली है, इसे बदल दीजिए। मेरे मालिक ने उस नोट को अपनी आंखों के पास लाकर अच्छी तरह से घुमा फिरा कर देखा। वह नोट सचमुच जाली था। उस ग्राहक ने जाली नोट देकर ठग लिया था। मेरे मालिक ने अपने कैश बॉक्स से ढूंढ कर 100 रुपये का फुटकर निकाल कर उस दुकानदार को दे दिया। दुकानदार अपने रुपए लेकर चला गया। इसके बाद मेरे मालिक अपने नुकसान का हिसाब काफ़ी देर तक लगाते रहे। अपने मालिक बड़े सीधे साधे आदमी थे, हिसाब में बेहद कच्चे, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद सही हिसाब उनकी समझ में नहीं आया। एक बार तो वो घबराकर चीख ही पड़े, मुझे 200 रुपये का चूना लग गया, मुझे 200 रुपये का चूना लग गया। मैंने पूछा, किस तरह? वो बोले, ग्राहक को मैंने 80 रुपये दिए, पड़ोस के दुकानदार को 100 रुपये और एक जोड़ी जूते के दाम, कुल मिलाकर 200 रुपये हुए कि नहीं? फिर बोले, नहीं, नुकसान सिर्फ 80 रुपये का ही हुआ है। अरे नहीं, 100 रुपये और 20 रुपये के जूते, कुल 120 रुपये बट्टे खाते में चले गए। फिर कुछ सोचकर बोले, अरे नहीं, एक जोड़े जूते के अलावा मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर कुछ देर बाद ही उन्हें लगा कि नहीं, यह हिसाब भी गलत है, दुकानदार को 100 रुपये तो देने ही पड़े। खैर, आखिरकार उन्होंने मेरी ओर बड़ी हताश नज़र से देखकर कहा, कराली बाबू ज़रा हिसाब लगा कर बताइए मुझे कितना नुकसान हुआ है। माय फ्रेंड्स, आज का यह पहला सवाल है, वेरी सिंपल अर्थमेटिक। कहा जाए तो यह दूसरी कक्षा का सवाल है, आईने की तरह। 3 मिनट का समय देता हूँ, फटाफट हल करो। सभी अपनी कापियाँ निकालकर फटाफट सवाल हल करने में जुट गए। बुरून ने भी हल किया। ज़्यादा समय नहीं लगा, यही कोई 1.5 मिनट। वह अपनी कापी लेकर कराली सर के पास जाने के लिए उठा ही था कि तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, ओह,
यह सवाल एकदम गलत बनाया है तुमने। क्या अब कराली बाबू के डस्टर से मार खाने का इरादा है? बुरून ने पहले समझा कि यह फटीक की आवाज़ थी, लेकिन उसकी ओर देखा तो पाया फटीक बेंच के दूसरे सिरे पे बैठा एक जासूसी किताब छिपाकर पढ़ रहा था। तब उससे यह बात किसने कही? उसके कानों के पास कोई फिक्स से हंसते हुए बोला, डर गए? बुरून ने तुरंत गंभीर होकर दबे गले से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। इस आवाज़ ने बहुत हताश होकर कहा उस आवाज़ ने बहुत हताश होकर कहा, तुम भी बड़े अजीब हो। खैर छोड़ो, किया ही क्या जा सकता है। चलो तुम्हारा एक भला ही करता जाऊं। मुझे अपनी कॉपी दो, मैं सवाल हल कर देता हूं। बुरून ने कुछ झिझकते हुए कहा, कॉपी दूंगा तो कराली बाबू की नज़र पड़ जाएगी। तब तुम कॉपी खोलकर पेंसिल पकड़े रहो, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर इसे हल कर दे रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। 10 सेकंड में उस सवाल का हल करके अदृश्य निधिराम ने उसे ठेलते हुए कहा, जाओ तुम ही सबसे पहले इसे जाकर दिखाओ। बुरून ने जाकर कराली बाबू को कॉपी दिखाई। उसे देखते ही उन्होंने उसकी पीठ ठोक कर कहा, शाबाश। और भी कई लड़कों ने 3 मिनट के अंदर उस सवाल को हल कर दिया। कराली सर ने उन सभी की पीठ ठोकी। कराली बाबू ऐसे ही आदमी थे। बहुत आसान सवाल भी कोई हल कर लेता तो वह बहुत खुश हो जाते थे। दूसरा सवाल थोड़ा कठिन था। एक अनोखी गाड़ी के 4 पहिए 4 तरह के थे। एक की गोलाई 3 फुट 3 इंच, दूसरे की 3 फुट 8 इंच, तीसरे की 4 फुट 2 इंच, चौथे की गोलाई 2 फुट 11 इंच। सवाल यह था कि यह विचित्र गाड़ी अगर 5 मील की दूरी तय करे तो इन चारों पहियों में से हर पहिए ने कितनी बार पूरा तथा कितनी बार कितना कम चक्कर लगाया। कराली बाबू ने इसे हल करने के लिए 10 मिनट का समय दिया। सभी इस सवाल को लगाने में व्यस्त हो गए, लेकिन बुरून को कोई चिंता नहीं थी। उस सवाल को कॉपी में लिखने के साथ ही निधिराम ने उसका हाथ पकड़कर 20 सेकंड में हिसाब हल कर देने के बाद बुरून को ठेलते हुए कहा, जाओ दिखाओ। बुरून को कॉपी लेकर अपनी तरफ आता देख कराली सर चौंक गए। कॉपी देखकर उन्हें और भी ताज्जुब हुआ। कहा, यह सवाल तुम्हारा पहले से हल किया हुआ था क्या? नहीं सर, अभी अभी हल किया है। बहुत खूब, तब तो कहना पड़ेगा कि तुम स्वर्ण पदक के हकदार हो। इसके बाद वाला सवाल एक हौज में पानी के भरने और उसे खाली करने को लेकर था। इसे हल करने में बुरून को लगभग 13 सेकंड लगे। कराली बाबू ने उस पर सही का निशान लगाते हुए कहा, तुम्हें वार्षिक परीक्षा में कितने अंक मिले थे? शायद 12 या 13, ऐसा ही कुछ था ना? लगता है तुम्हारी वह कॉपी मुझे एक बार फिर से जांचनी पड़ेगी। कराली सर के बाद अवनी बाबू की अनुवाद की कक्षा थी।